गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर ली थी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के खंडों को विशेष स्थान से काटने का काम करते हैं। उन कटे हुए खंडों को हम लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ सकते हैं। इतना हम कहाँ पढ़ चुके थे हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्योंकि हमने कहा था कि जो प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप वांछित जीन को पहचान के पृथक कर लोगे। वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, हमने पहचान और पृथक्करण के लिए किसको काम में ले दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज को हमने इसके काम में ले लिया था। अब इसके बाद जो हमने वांछित जीन को पहचान के अलग किया है, इसे हम क्या करेंगे, इसके लिए उपयुक्त क्लोन का चयन करेंगे। उपयुक्त क्लोन वाहक का चयन कि इसको आपको क्या करना है कि किसी दूसरी कोशिका तक पहुंचाना है, परपोषी कोशिका में पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वाहक का चयन करना है, वाहक चुनना है। तो देखिए हम उपयुक्त क्लोन वाहक का चयन कैसे करेंगे, क्या वाहक होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज, क्या उनमें गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ कितने प्रकार के क्लोनिंग वाहक हमारे पास उपलब्ध है बायोटेक्नोलॉजी में अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेने के लिए। तो देखते हैं हम क्लोन क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वाहक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वाहक, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं, वाहक या वेक्टर। देखिए जो वाहक डीएनए है क्या काम करेगा, यह वाहक हमारे जो वांछित डीएनए खंड है इसको कहाँ तक लेके जाएगा, परपोषी कोशिका तक स्थानांतरित करने का कार्य करता है। क्या काम है वाहक का, वांछित डीएनए खंड को, जिसे हम कह सकते हैं जीन, वांछित डीएनए खंड को उपयुक्त परपोषी कोशिका तक स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो जो भी आपका डीएनए खंड आपने पृथक किया है उसे क्या करेगा, परपोषी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। अभी हम बात करेंगे, सामान्यतः हम परपोषी कोशिका के रूप में किसको उपयोग में लेते हैं, जीवाणु को उपयोग में लेते हैं। अब देखिए एक तरीके से व्हीकल के समान काम कर रहा है, किसके अंदर आपने उपयुक्त जीन रखा, उसको क्या किया, इसने परपोषी कोशिका तक पहुंचा दिया। केवल यहीं तक इसका काम संपन्न नहीं हुआ कि पहुंचा दिया, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ गुण होने चाहिए जिसकी सहायता से क्या है, ये अच्छे से फंक्शन, अच्छे से कार्य कर सके। तो क्या है उपयुक्त क्लोनिंग वाहक का गुण, देखते हैं। उपयुक्त क्लोनिंग वाहक के गुण, क्या क्या इनके पास गुण होने चाहिए, क्या क्या इनके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से काम कर सके। सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा कि परपोषी कोशिका में ये आसानी से प्रवेश कर सके। जो आपकी परपोषी कोशिका है, जिसे हम कहते हैं होस्ट सेल, क्या करती है, ये आपके वांछित डीएनए की संख्या में वृद्धि करती है। तो परपोषी कोशिका में इनका स्थानांतरण या इनका प्रवेश आसान होना चाहिए। जैसे ही परपोषी कोशिका में इसने प्रवेश कर लिया, आसानी से प्रवेश कर लिया, साथ ही साथ इसे आसानी से पृथक भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस वांछित डीएनए को हम आसानी से पृथक भी कर सकते हैं, आसानी से पृथक भी किया जा सकता है। सेकंड देखिए, जो हमने परपोषी कोशिका में जो वाहक को प्रवेश कराया है, यह वाहक स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता रखने वाला होना चाहिए, अर्थात आसानी से
अपनी पुनरावृत्ति करने वाला होना चाहिए। जैसे ही आपने वाहक को उपयुक्त परपोषी कोशिका में डाल दिया, तो जैसे जैसे परपोषी कोशिका जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, वैसे वैसे आपके इस वाहक को भी अपनी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। अगला देखिए, अब इस वाहक में आप क्या करोगे, इस वाहक में आपको क्या जोड़ना है, वांछित डीएनए का खंड जोड़ना है। क्लियर है? अब देखिए, वांछित डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए पहले उसमें कट तो लगाना पड़ेगा। जब आप इसे कट लगाएंगे तभी तो आप नया खंड जोड़ पाएंगे। समझ रहे? देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हम वाहक के जैसे काम में लेते हैं। जब तक मैं इस प्लाज्मिड में कट नहीं लगाऊंगी तब तक क्या मैं इसमें ये वांछित डीएनए खंड ऐड कर पाऊंगी? क्या मैं वांछित डीएनए खंड इसमें ऐड कर पाऊंगी? नहीं। पहले मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, जिससे कि श्रृंखला क्या हो जाएगी आपकी, खुल जाए। और जैसे ही ये श्रृंखला खुल जाएगी तो मैं लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस वांछित डीएनए खंड को जोड़ दूंगी। क्लियर हुआ? तो इस कट किससे लगाएंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज से, क्योंकि यही विशिष्ट प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज क्या करेंगे, इसमें डीएनए की श्रृंखला को काटने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काम करेंगे, ऐसे प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अपना काम कर सके। तो क्या अगला गुण हुआ कि वाहक अणु के पास विशेष प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए किस लिए होने चाहिए? जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिससे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आसानी से तोड़ सके या कट कर सके। कि विशेष ऐसे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए विशेष स्थल होने चाहिए जिसकी सहायता से ये आसानी से इसे तोड़ सके। जब इसे यहाँ पे तोड़ सकेंगे तभी तो वांछित डीएनए का निवेशन होगा, ताकि जिसकी सहायता से हम क्या कर सके, हमारे वांछित डीएनए खंड को आसानी से प्रवेश करा सके। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे ही आपने इसमें इसको जोड़ने के बाद इसने अपनी संख्या में वृद्धि करी, तो वृद्धि की वांछित खंड को जब हमने वाहक के साथ जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अर्थात पुनर्युगज डीएनए बना या नहीं बना, हमारा पुनर्युगज डीएनए का निर्माण हुआ अथवा नहीं हुआ, इसको देखने के लिए इसके पास विशेष चिन्हित स्थल या मार्कर साइट होने चाहिए। विशेष चिन्हित स्थल या मार्कर साइट। देखिए, इस मार्कर साइट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस मार्कर साइट की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि आपका जैसे ही आपने इसमें कट लगाया था, तो कट लगाने के बाद, क्योंकि डीएनए तो बहुत छोटा अणु है, हम इसे नग्न आंखों से देख नहीं सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि कट लगने के बाद यही श्रृंखला आपस में जुड़ गई, जैसे कट लगने के बाद यही श्रृंखला पुनः जुड़ गई, अथवा इसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस श्रृंखला के साथ आपका डीएनए खंड भी जुड़ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी इसका निर्माण या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हुआ अथवा नहीं हुआ। इसके लिए इनके पास क्या होता है, चिन्हित स्थल या मार्कर साइट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, जो रूपांतरित कोशिकाएं हैं या जो पुनर्युगज डीएनए है, इसकी पहचान करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो चिन्हित स्थल क्या करेगा, पुनर्युगज डीएनए की पहचान में सहायक होते हैं। ऐसे चिन्हित स्थल आपके वाहक के पास क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब यहीं पे इसमें अंतिम पॉइंट है, देखिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आपके पास वाहक है, इस वाहक के पास
उपयुक्त प्रमोटर, उपयुक्त ऑपरेटर एवं उपयुक्त संरचनात्मक जीन होने चाहिए। देखिए, हम हमारी पिछली कक्षाओं में स्वप्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। स्वप्रतिकृतिकरण में क्या होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं हम? देखिए, आरएनए, डीएनए से आरएनए का निर्माण करेंगे और यही आरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बना देता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास क्या होता है? एक तो प्रमोटर जीन होता है, एक आपके पास टर्मिनेटर जीन होता है और एक क्या होता है? बीच में आपके पास संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी वहाँ पे हमने देखा था। अब जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो आपने पुनर्युगित डीएनए बनाया है, इस पुनर्युगित डीएनए से आपको आगे जाके आरएनए बनाना है और इस आरएनए से आपको जाके आगे जाके प्रोटीन का निर्माण करना है। और जो प्रोटीन का निर्माण किया जाता है इसी को हम बोलते हैं जीन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जैसे ही प्रोटीन बन जाती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? जीन की अभिव्यक्ति। अब देखिए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए इसके पास उपयुक्त प्रमोटर होने चाहिए, उपयुक्त ऑपरेटर होने चाहिए और उपयुक्त क्या होने चाहिए? संरचनात्मक जीन होने चाहिए। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या क्या देखा हमने क्लोनिंग वाहक के गुणों में। आसानी से पृथक हो जाना चाहिए, आसानी से पुनरावर्तित होना चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके पास विशेष प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? इसके पास विशेष प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए। तो क्या देखा? प्रवेश ईजी होना चाहिए, अपने आप को पुनरावर्ती करना चाहिए, विशेष इसके पास प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए, साथ ही साथ क्या इसके पास मार्कर साइट होनी चाहिए और क्या होने चाहिए? उपयुक्त प्रमोटर, ऑपरेटर और संरचनात्मक जीन हमारे पास होने चाहिए। तो ये तो क्या हो गए आपके वाहक के गुण। अब हम देखेंगे कि क्लोनिंग वाहक के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से वाहक यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ हम विशेष क्लोनिंग वाहकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं उपयुक्त वाहकों के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से उपयुक्त वाहक हम काम में लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? वाहकों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के वाहक जनरली हम काम में ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम विभिन्न प्रकार के वाहक लेते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो वाहक काम में आता है वो कौन सा वाहक है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जीवाणुभोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फैजमिड या फॉजमिड, शटल वाहक, ट्रांसपोजोन्स जिन्हें हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स, ये कुछ हमारे पास विशेष प्रकार के वाहक हैं। इन वाहकों में से प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी और कास्मिड, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला वाहक क्या है? प्लाज्मिड। तो आज हम प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होता है प्लाज्मिड, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो वाहक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो वाहक कौन सा है? प्लाज्मिड। देखिए, प्लाज्मिड हम पढ़ चुके थे कि प्लाज्मिड क्या होता है? कुछ जीवाणु के पास अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इस अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ को हमने क्या कह दिया था? प्लाज्मिड। यदि आप किसी बैक्टीरिया की कोशिका देखोगे, किसी जीवाणु की कोशिका देखोगे, तो देखिए जीवाणु की कोशिका में क्या होता है? एक तो इसके पास मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या ये आपके बैक्टीरिया का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ?
मुख्य डीएनए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास, हम ये ऐसा नहीं कह रहे कि सभी जीवाणुओं के पास प्लाज्मिड उपस्थित होता है, कुछ जीवाणुओं के पास मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, इनके पास अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। यह जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये छोटे साइज का होता है, मतलब कि जो इनका साइज है, जो आकार है, वो क्या है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ से कम होता है। तो जो ये अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है ये, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। किसकी बात कर रहे हैं हम, जीवाणु कोशिका की। कुछ जीवाणु कोशिकाओं में उसके मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ कुछ अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। इस अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड। क्या कह दिया इसे, प्लाज्मिड। अब देखिए जो ये मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है ये कैसा है, यह मुख्य अनुवांशिक पदार्थ कैसा है, गोल है अर्थात वृत्ताकार है। देखिए द्विरज्जुकी है, तो कैसे हो जाएगा ये, वृत्ताकार द्विरज्जुकी है। वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए। जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होगा कैसा होगा, ये वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए का अणु होता है, जो कि जीवाणु कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त उपस्थित होता है। और इसके पास यह गुण पाया जाता है कि यह आसानी से स्वयं प्रतिकृतिकरण कर सकता है, यानी कि ये इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। जैसे जैसे जीवाणु जनन करेगा, तो जैसे जैसे अनुवांशिक पदार्थ मुख्य डीएनए अपने आप की रेप्लिकेशन करेगा, उसी तरीके से यह अनुवांशिक पदार्थ भी अपने आप की रेप्लिकेशन कर लेगा। तो इसमें स्वयं प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, अर्थात अपने प्रतिकृतिकरण के लिए क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। इसके साथ ही देखिए, अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित होगा, कुछ जीवाणु कोशिका में क्या होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि जीवाणु की वृद्धि के लिए, देखिए जीवाणु कोशिका के लिए यह जो आपका प्लाज्मिड है ये आवश्यक नहीं है जनन के लिए या वृद्धि के लिए, किंतु जिन जीवों के पास उपस्थित है उनमें कुछ विशेष लक्षणीय उपलब्ध कराता है। अर्थात जीवाणु की वृद्धि एवं जनन के लिए ये प्लाज्मिड आवश्यक नहीं है, किंतु जिन जीवों के लिए या जिन जीवों में यह उपस्थित होता है उनमें अतिरिक्त लक्षण प्रदान करता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, जो ये प्लाज्मिड है, सारे ही जीवाणु कोशिका में उपस्थित हो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिन जीवाणुओं में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के साथ प्लाज्मिड उपस्थित होता है, क्या करेगा, ये अतिरिक्त लक्षण या अतिरिक्त गुण इसमें प्रदान करेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड के पास आपको क्या करना है, अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना है। यही तो वाहक का काम है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा अनुवांशिक पदार्थ है, अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है, उसे क्या कर सके, ये जोड़ सके। तो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, इसे हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए इसके पास, जहाँ पे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कर सके, ऐसे प्रतिबंधित स्थल इसके पास उपस्थित होने चाहिए। जो हमारे पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के पास प्रतिबंधित स्थल उपस्थित होने चाहिए। और साथ ही साथ यह जो आपका अनुवांछित डीएनए इसके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, इसका आपको ज्ञात हो सके, इसके लिए क्या होने चाहिए, इनके पास चिह्नक स्थल। देखिए ये जो चिह्नक स्थल है, यह चिह्नक स्थल हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण की होने या नहीं होने की घटना को बताते हैं।
अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास विशेष मार्कर स्थल होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन के लिए या टेट्रासाइक्लिन का स्थल। ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के स्थल क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हुआ अथवा नहीं हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए, ये कितने साइज के डीएनए को सहन कर सकता है या कितने साइज के डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं इसे हम? क्षमता। इसकी क्षमता कितनी होती है? 3 से लेकर के 3000 जीन तक की इसकी क्षमता होती है। 3 से लेकर के 3000 जीन तक की इसकी क्षमता हो सकती है कि 3 से 3000 जीन तक, जिसे हम बोलते हैं 5 से 10 किलो बेस, 5 से 10 किलो बेस पेयर को ये क्या कर सकता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करवा सकता है। सर्वाधिक हम जिस प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं उस प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, कौन सा है? PBr 322। कौन से प्लाज्मिड को यूज में लिया जाता है सबसे ज़्यादा? PBr 322। तो अब देखिए, हम प्लाज्मिड की बात कर चुके हैं, प्लाज्मिड के सामान्य लक्षण देख चुके हैं कि मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त कुछ अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जीवाणु कोशिका में, जो वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। इसमें स्व प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाता है। सारी जीवाणु कोशिकाओं में यह उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनमें पाया जाता है उनमें क्या करता है? ये कुछ अतिरिक्त लक्षण प्रदान करता है। इसी के साथ साथ इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के लिए प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए, साथ ही साथ कुछ चिह्नक स्थल भी होने चाहिए, जैसे कि एम्पिसिलिन का या टेट्रासाइक्लिन का। इसका जो क्षमता है वो 3 से 3000 जीन अर्थात 5 से 10 किलो बेस पेयर की होती है। और सर्वाधिक जो प्लाज्मिड काम में आता है वो कौन सा आता है? PBr 322। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम PBr 322 के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मिड PBr 322 से हमारा क्या तात्पर्य है और क्या इसके गुण हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।